हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पिछली वीडियो में हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप किसने बताया था? तो साइंटिस्ट का नाम है, जो नेचुरलिस्ट है उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? देखो, जर्मन नेचुरलिस्ट बोला है इन्होंने, तो मतलब ये जर्मन के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर हैं ये। तो इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था। तो इन्होंने जो रिलेशनशिप है वो कहाँ देखा था? इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड with increase explored area but only up to a limit। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लो जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे, जैसे मान लो ये इतना एरिया था, यहाँ पे मिल रही थी हमें 10 स्पीसीज़। ठीक है, फिर हमने एरिया इतना कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमें स्पीसीज़ मिल रही है यहाँ पे 20 के आसपास मिल रही है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि हम जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो रिचनेस है वो इंक्रीज़ होएगी, बट अप टू ए लिमिट, मतलब एक अब लिमिट तक ही इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, आई होप आप इतना जो है समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो जो ये रिलेशनशिप जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ग्राफ में, दो टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंक्लूज़न जो है वो हमें कितने टाइप का कंक्लूज़न दे रहा है? दो वे दे रहे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हाइपरबोला, ठीक है, और दूसरा जो है हम ये स्ट्रेट लाइन जो है वो देख रहे हैं। मतलब दो वे में ये रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो आगे देखते हैं हम। तो ये क्या कह रहे हैं? इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये क्या कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आएगा? जब एक लिमिट तक, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज़ होएगी। जैसे देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इन्होंने एरिया इंक्रीज़ किया है। जैसे जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ इतना एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और यहाँ इतना एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्पीसीज रिचनेस भी क्या है, पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी, मतलब ये इंक्रीज़ होती जा रही है। फिर एक अप टू ए लिमिट तक यहाँ पे फिर ये स्पीसीज रिचनेस जो है हमें मिलनी बंद हो गई है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, फिर अब आगे ये क्या बताना चाहते हैं, देखो अच्छी तरह से। तो ऑन ए लॉगरिथम स्केल, अब इन्होंने कहा है कि अगर हम लॉग लेते हैं, ठीक है, जैसे लॉग टेबल जो होती है वो ले रहे हैं। ठीक है, जब हम लॉग टेबल लेते हैं तो जैसे देखो इन्होंने एक इक्वेशन बताई थी हाइपरबोला में, यहाँ पे s इज इक्वल टू सी ए जेड, ये इक्वेशन बताई है। ठीक है, अब जब हम लॉग करेंगे तो s लॉग s हो जाएगा इज इक्वल टू c है तो लॉग c प्लस, ठीक है, अब जेड जो पावर होती है उनकी वो आगे आ जाती है, फिर लॉग और फिर a। ठीक है, ये इनकी क्या है, एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर हाइपरबोला है ग्राफ तो हम क्या इक्वेशन बताएंगे? s इज इक्वल टू एस ए स्क्वेयर। ठीक है, ये, और अगर क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो हम ये वाला ग्राफ बताएंगे। ठीक है, आई होप आप ये दोनों ग्राफ समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। तो s क्या होता है? इन्होंने बताया है कि s जो है वो क्या है, s है स्पीसीज रिचनेस, और a क्या है, एरिया। ठीक है, और z क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो इम्पोर्टेंट है ये जेड, स्लोप ऑफ लाइन, जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में करते हैं। आगे क्या बता रहे हैं ये स्पीसीज रिचनेस के बारे में। तो स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, अभी आपको बताया था। स्पीसीज रिचनेस क्या है, हाउ मैनी स्पीसीज, मतलब कितनी स्पीसीज ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, हाउ मैनी मतलब हमें कितनी स्पीसीज देखने को मिलती है, हम उसे कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, स्पीसीज रिचनेस क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज है।
ठीक है। तो एस तो हो गया नंबर, तो नंबर ऑफ स्पेसिस हो गया। जेड क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट एरिया चेंज, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इतने एरिया में कितनी स्पीसीज़ थी, अब जैसे हमने एरिया चेंज किया तो यहाँ पे कितनी स्पीसीज़ मिल रही है देखने को, मतलब ये पर यूनिट एरिया चेंज बता रहा है। कौन बता रहा है, जेड, ठीक है। और सी वाई इंटरसेप्ट, मतलब क्या है, कहाँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी स्पीसीज़ थी, ठीक है। तो उसके बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए आप एक जैसे मान लो, जैसे कि हमने जैसे ये स्ट्रेट लाइन जो है, अगर हम एक और स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ से और एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया हमने बी। जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ का जो एरिया है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि एरिया के अकॉर्डिंग कैसे स्पीसीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप जो है वो भाई मोर और लेस होता है, तो वो हमें क्या बता रहा है, डाइवर्सिटी इन पर्टिकुलर एरिया इज़ मोर और लेस। मतलब जैसे कि ये जब स्लोप ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है तो स्टीपर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीसीज़ भी इंक्रीज़ मिल रही है, हमें ज़्यादा मिल रही है। और जब क्या कहते हैं जो स्लोप जो है वो कम हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, स्पीसीज़ हमें कम मिलेगी, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है। तो अब आगे ये बता रहे हैं कि इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। ये कह रहे हैं कि जो जेड है, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं एवरेज, भाई एरिया जैसे चेंज होता है, मतलब एरिया जो चेंज हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने उसकी वैल्यू बताई है, कितनी है, 0.1 to 0.2। देखो क्या कह रही है, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन, मतलब वो किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। उसके ये भाई चाहे वो ब्रिटेन में प्लांट्स हो, चाहे कैलिफोर्निया में बर्ड्स को हम देख रहे हों, चाहे मोलस्का न्यूयॉर्क स्टेट में हम मोलस्का को देख रहे हों, तो उन्होंने ये बताया है कि जो जेड जो है वो सबके लिए मतलब रिगार्डलेस है वो, ठीक है। ये नहीं है कि ब्रिटेन में प्लांट की इतनी है तो कैलिफोर्निया में जो बर्ड्स होंगी वो इतनी मिलेंगी, मतलब ये किसी स्पीसीज पे रिगार्ड्स नहीं है, मतलब ये उनसे भाई इरिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स, देखो यहाँ पे तो ये क्या ले रहे हैं, एक छोटे छोटे ही रीजन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन ले लिया, कैलिफोर्निया ले लिया, न्यूयॉर्क ले लिया, बट अब हम क्या कर रहे हैं, एंटायर कॉन्टिनेंट्स ले रहे हैं, पूरे विश्व जो है कॉन्टिनेंट्स जो है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तब इन्होंने बताया है कि जो स्लोप जो है, जो जेड वैल्यू की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0.6 to 1.2, मतलब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने किया था कि अगर स्लोप जो रिग्रेशन लाइन जो है, अगर जो स्ट्रेट लाइन थी कम ज़्यादा हो रही है तो कैसे वो डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जेड के बारे में बताया, जेड की वैल्यू के बारे में बताया है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल द फ्रुगिवोरस, फ्रुगिवोरस क्या होता है, जो फ्रूट ईटिंग है, मतलब जो फ्रूट खाते हैं, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स sorry, and mammals in the tropical forest of different continent slope is found to be 1.15। तो इन्होंने यही कहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ले रहे हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1.15। इनकी वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे तरह से याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कंटेस्ट। तो अब ये क्या क्या कहना चाहते हैं कि स्टीपर्स जो है वो हमें क्या बता रहा है, तो स्टीपर्स हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे स्लोप मोर और लेस होता है, ठीक है, स्लोप जो है वो कम और ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे
जो वैल्यू जो मिल रही है यहाँ पे इतनी मिल रही है और यहाँ पे क्या है इतनी इतनी मिल रही है, तो मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बता रखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व क्या है। ठीक है, अभी हमने किया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पीसीज इंक्रीज हो रही है, तो इनका इकोसिस्टम में महत्व क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके आंसर अभी हमें नीचे मिलेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि कम्युनिटी में अगर स्पीसीज का जो नंबर जो है वो इंक्रीज होता है तो वो इकोसिस्टम में भाई फंक्शनिंग रोल प्ले कर रहे हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेफिनेट आंसर। तो इसका डेफिनेट आंसर नहीं मिला पर गैसेस जो होते हैं वो लगाया। तो क्या कहा है इन्होंने, फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव डैट कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। तो क्या कहा इन्होंने, इकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि जो कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज, अगर किसी कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीसीज मिल रही है तो वो क्या है, मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लेस स्पीसीज। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के रीज़न क्या है, डू नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब उनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। जब वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, तो क्या होगा, स्पीसीज स्टेबल रहेंगी। ठीक है, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस। इसका मतलब क्या है, जो स्पीसीज़ है वो बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उनके एनवायरनमेंट में, तो या तो वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर उनको टॉलरेंस पावर उनके पास ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है तो वो स्पीसीज़ क्या होंगी, स्टेबल रहेंगी। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं ये, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज। मतलब बाहर की कोई स्पीसीज वहाँ आती है तो वो अपने आप को वहाँ से बचा पाती है। तो ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जो डाइवर्सिटी है वो स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की पीछे रीज़न क्या क्या बताया इन्होंने, मच वेरिएशन, डू नॉट शो मच वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, और रेजिस्टेंस पावर उनके अंदर ज़्यादा है, भाई डिस्टर्बेंस को लेकर भी और एलियन स्पीसीज को भी लेकर। तो इन्होंने ये बताया है कि अगर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी जो है अगर स्टेबल है तो वो क्यों है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का रीज़न बताया है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, वी डू नॉट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी। अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स जो ऊपर जो बताए गए हैं कि वो स्पीसीज रिचनेस से कैसे लिंक्ड है, बट कुछ नेचुरलिस्ट जो थे उन्होंने बताया कि कैसे, मतलब उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं। ठीक है, तो उसमें डेविड टिलमांस जो है उसका नाम आता है। तो उन्होंने क्या बताया है, डेविड टिलमांस ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, टेंटेटिव आंसर का मतलब है भाई नॉट कॉन्फिडेंटली। तो इन्होंने डेविड ने भाई यूज़ किए आउटडोर प्लॉट्स को, ठीक है, और इकोसिस्टम के बारे में बताया। Tillman found that plot with more species showed less year-to-year variation in total biomass। अब इन्होंने ये कहा है कि जो ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिल रही है वो क्या है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, मतलब कम वेरिएशन हुआ है उनका, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था। तो टिलमान ने आइडियाज़ दिया, बताया कि भाई हर साल जो वेरिएशन जो था वो कम था, जिसकी वजह से जो भाई टोटल बायोमास में वेरिएशन कम था तो स्पीसीज जो है वो ज़्यादा देखने को मिली।
ठीक है। ही आल्सो शो डैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या कहना चाहते हैं, अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये किसने बताया है, डेविड टिलमांस से। तो डेविड टिलमांस भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने क्या अपने व्यू दिए, भाई किस चीज़ के बारे में बताया है वो पूछ सकते हैं। तो इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया है, कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो इन्होंने क्या बताया, नंबर ऑफ जो प्रोडक्टिविटी जो है भाई इकोसिस्टम में भाई अगर इनकी अगर भाई वेरिएशन कम हो रहा है तो वो ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेगी और स्टेबल मिलेगी। ठीक है, अगर कम डाइवर्सिटी है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, अगर डाइवर्सिटी कम है तो प्रोडक्टिविटी भी फ्लक्चुएट करेगी, मतलब वो कम हो सकती है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे डेविड टिलमान ने क्या बताया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, अब इन्होंने कहा है कि कैसे species richness जो है contribute कर रही है ecosystem में। ठीक है, we know enough to realize the rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet। तो इन्होंने ये कहा है कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी जो है तो वो नॉट ओनली असेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, वो सिर्फ हमारे इकोसिस्टम हेल्थ के लिए असेंशियल नहीं है, वो क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सर्वाइवल में भी। ठीक है, एट ए टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी टाइम में हम किसी स्पीसीज को लूज़ कर देते हैं तो वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस इफ़ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे लिए कुछ स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गई है वो मैटर रखती है। ठीक है, वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ़ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर। अब इन्होंने कहा है कि वेस्टर्न घाट जो है वो लेस फंक्शनल है, मतलब वहाँ पे कम स्पीसीज देखने को मिल रही है फ्रॉग की। ठीक है, लेस फंक्शनल इफ़ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज लॉस्ट फॉर एवर। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई ट्री फ्रॉग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, हाउ इज़ आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड, हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स ऑन अर्थ। अगर हमारे अर्थ पे 20,000 की जगह सिर्फ 15,000 जो आंट की स्पीसीज है वो रह जाती है तो। ठीक है, ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं जिनका क्या है, डायरेक्ट आंसर तो नहीं है बट इनके बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, नो डायरेक्ट आंसर। तो ये जो नए क्वेश्चन जो उठे हैं, पर एक साइंटिस्ट थे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो इकोलॉजिस्ट कौन से थे, पॉल एरलिख। ठीक है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसे हम कहते हैं राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। तो इसके थ्रू इन्होंने ये बताया कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज रिचनेस है उसको मतलब उन्होंने हमें समझाने में हेल्प की है कि जो स्पीसीज की कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने में, कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने किस एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया है, तो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एयरप्लेन का। ठीक है, जो एयरप्लेन जो है ये क्या कह रहे हैं, इन एन एयरप्लेन ऑल पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ राइवेट स्पीसीज। तो इन्होंने एयरप्लेन को तो इकोसिस्टम बोला है और जो राइवेट्स हैं उनको उन्होंने स्पीसीज बोला है। राइवेट्स क्या है, जो पार्ट्स जिसके थ्रू वो अटैच, मतलब पार्ट्स एरोप्लेन के। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि जैसे कि एरोप्लेन के सभी पार्ट्स ज्वाइंट टुगेदर इकट्ठे होकर एक एरोप्लेन का रूप देते हैं और मतलब उनको स्टेबल रखते हैं एयरप्लेन को, उसी प्रकार क्या है जो ये स्पीसीज हैं वो इकोसिस्टम को बनाएंगी। ठीक है, तो इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन
इट्स स्टार्ट होपिंग ए ड्राइवर टू टेक होम। अब इन्होंने कहा है अगर कोई एवरी पैसेंजर भाई पार्ट्स को अपने घर ले जाता है जैसे जैसे वो उतरता है तो काजिंग ए स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसका मतलब यही है कि ड्राइवर पार्ट्स को उन्होंने स्पीसीज बोला है, तो अगर एक पार्ट कोई पैसेंजर अपने घर लेके जाता है तो इसका मतलब एक स्पीसीज ख़त्म हो रही है, ठीक है। इट मे नॉट अफेक्ट, तो ये कोई अफेक्ट नहीं करेगी इतना। तो फ्लाइट सेफ्टी, तो एरोप्लेन जो है वो सेफ्टली फ्लाई करेगा, ठीक है। और जो हमारा इकोसिस्टम भी है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर ड्राइवर्स आर रिमूव्ड, अगर सभी पैसेंजर अपने साथ साथ एक एक पार्ट लेके जाने लग गए तब क्या होगा, डेंजर खतरा पैदा हो जाएगा एक तरह से। द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर मोर विच इज़ ड्राइवर इज रिमूव्ड में आल्सो भी क्रिटिकल, और वो कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ ड्राइवर्स ऑन द विंग्स इज ऑब्वियस ए मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। तो क्या है, वो सेफ्टी से मतलब सेफ फ्लाइट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार क्या है, द लॉस ऑफ फ्यू ड्राइवर्स ऑन द सीट और विंडोज इनसाइड द प्लेन। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई इन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि लॉस ऑफ ड्राइवर्स ऑन द विंग्स इज ऑब्वियसली ए मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफली दैन लॉस ऑफ फ्यू ड्राइवर्स ऑन द सीट्स ऑफ विंडोज इनसाइड द प्लेन। तो ये बोल रहे हैं अगर अंदर से भाई प्लेन के अगर सीट्स लेके जाते हैं, ठीक है, सीट्स के पार्ट्स लेके जाते हैं, विंडोज़ के पार्ट्स लेके जाते हैं, तो वो जो है इतना थ्रेट जो है डेंजर नहीं होगा जितना कि अगर वो विंग्स के पार्ट्स लेके चले जाते हैं तो, ठीक है। आपको पता ही है जो प्लेन जो है वो अपनी विंग्स भाई विंग्स जो है वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं उनको फ्लाइट करने के लिए, तो इन्होंने ये कहा है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक जो आप ये देख रहे हैं ये साइंटिस्ट है पॉल एरलिख, ठीक है। और फिर इन्होंने जो एरोप्लेन को जो कंपेयर किया था उन्होंने वो चीज़ है ये। तो जैसे कि अभी हमने किया था पार्ट्स के बारे में, जैसे मान लो ये जैसे ये एक विंडो हो गया, ये अलग हो गए, अगर ये एक एक करके उधर भाई पैसेंजर भाई अपने साथ लेके जाता है इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना कि अगर ये विंग्स को लेके जाते हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो इन्होंने यही कहा है कि जो स्पीसीज़ जो है इकोसिस्टम के अंदर जो भाई कम है बट वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर वो चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा जो इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही खतरे में एक खतरा पैदा हो जाएगा इकोसिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है की स्पीसीज़। तो ये जो की स्पीसीज़ जो है तो वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम के फंक्शन में। तो की स्पीसीज़ क्या होते हैं, लेस नंबर बट वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है, लेस नंबर बट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी करेंगे। थैंक यू।